दोस्तों, देश की राजनीति ने एक जबरदस्त करवट ली है। ऐसी करवट जिसके बारे में चर्चा आपको कम सुनने को मिलेगी, खास तौर पर इतनी गहराई से तो कम सुनने को मिलेगी, लेकिन इसके जो परिणाम हैं ये बड़े लंबे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जानकार बताते हैं कि इस खेल के नतीजे न केवल चंद्रबाबू नायडू को अच्छे मिलेंगे, बल्कि थोड़े असहज करने वाले मोदी जी के लिए भी हो सकते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दो सबसे अहम पार्टियां, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और वाईएसआरसीपी। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, जिसको सत्ता से बेदखल करके चंद्रबाबू नायडू सीएम बने और इस वक्त राज्य की राजनीति में उनका कब्जा है। लेकिन दोस्तों, सबको हैरानी तब हुई जब चंद्रबाबू नायडू के धुर विरोधी के सबसे करीबी आदमी ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर ये इस्तीफा क्या वाकई में दबाव में दिलवाया गया है? ईडी का इसमें क्या रोल है? और ये सब करके क्या चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में मोदी पर और प्रेशर बना सकते हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी और मजबूत हो सकती है। सब कुछ आसान भाषा में जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के बेहद करीबी हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बेहद ही महत्वपूर्ण शख्सियत वी विजयसाई रेड्डी। इन्होंने लोगों को हैरानी में तब डाल दिया जब इन्होंने अपनी राज्यसभा की पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि अभी इनका कार्यकाल बचा हुआ है। करीब 2.5 साल के आसपास का इनका कार्यकाल बचा हुआ है। दोस्तों, हमारे देश में तो कोई पियोन की कुर्सी भी ना छोड़े और राज्यसभा का कार्यकाल कोई चलते फिरते छोड़ दे, और उसके बाद जो बयान दिया गया है वो तो और हैरानी करने वाला है। विजय साई रेड्डी का कहना है कि वो अब किसानी करना चाहते हैं, वो अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में देखते हैं, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरा इस्तीफा किसी पद, लाभ या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये फैसला पूरी तरह से निजी है। मुझ पर कोई दबाव, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव नहीं है। मैं हमेशा वाईएसआर परिवार का ऋणी रहूंगा, जिसने 4 दशकों और 3 पीढ़ियों तक मेरा साथ दिया। आगे लिखते हैं, मैं वाईएस जगन गारू का हमेशा आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर दिया, और विशेष रूप से भारत गमा गारू का, जिन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जगन गारू को अच्छे स्वास्थ्य, अपार सफलता और खूब सारी खुशियां, उज्जवल भविष्य मिले। इसके अलावा हैरानी लोगों को तब हुई जब रेड्डी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी धन्यवाद बोला। जी हाँ, दोनों का धन्यवाद करते हुए रेड्डी साहब ने कहा कि जो तेलुगु राज्य हैं उनकी ताकत को पहचाना है मोदी जी ने और अमित शाह ने, और बहुत कुछ किया है इन राज्यों के लिए, और किसी के लिए उनके मन में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है, और ना ही किसी दबाव में वो इस्तीफा दे रहे हैं राज्यसभा से। वो अब इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो अब किसानी करना चाहते हैं। वो अब एक तरह से रिटायर हो रहे हैं, राजनीति से ही रिटायरमेंट ले लिया। बताइए, हमारे देश में 90-90, 95-95 साल तक नेता हो जाते हैं, लेकिन वो राजनीति में रहना चाहते हैं। कौन चाहता है राजनीति से रिटायर होना? लेकिन एक शख्स जो कि राज्यसभा का सिटिंग मेंबर है, उसने अपनी सीट छोड़ दी। अब संयोग कहें या प्रयोग, कुछ वक्त पहले ईडी ने इनको तलब किया था। 6 घंटे तक इनकी ग्रिलिंग हुई थी। 6 घंटे तक ईडी ने इनसे पूछताछ की थी, और अब जब इनका इस्तीफा आया है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि ईडी के दबाव में क्या रेड्डी साहब ने इस्तीफा दिया। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल क्या कहता है। देखिए, आंध्र प्रदेश की सीटें मैं आपके सामने रख रही हूँ। 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें शानदार परफॉर्म करते हुए टीडीपी ने 16 सीटें अपने कब्जे में ली। वाईएसआरसीपी, जिस पार्टी से रेड्डी साहब आते हैं, 4 सीटें इनके पास थी, और बीजेपी के पास 3 सीटें थी। जेएनपी ने 2 सीटें जीती। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 16 सीटों की बूते टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बैसाखी बने। इस वक्त एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तो लोकसभा में तो चंद्रबाबू नायडू ने बाजी मार ली। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या इस्तीफे को इस तरह से लिया जाए कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि अभी वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मोदी जी के ऊपर और खेले। दोस्तों, विजय साई रेड्डी ने जो सीट छोड़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट भी अब टीडीपी के खाते में जाएगी। और अब दोस्तों, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जितनी सीटें और हैं राज्यसभा में वाईएसआरसीपी की, उन पर भी टीडीपी की नज़र है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की नज़र है। चंद्रबाबू नायडू हर हाल में चाहते हैं कि न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी उनके पास अच्छा खासा एक स्टेक हो जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा दोस्तों कि कोई भी बिल जब पास होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है। तो आपके पास न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी अच्छी संख्या होगी, तो आपका जो से है सरकार के अंदर
न केवल उस आपका से बढ़ेगा, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बल्कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, नायडू ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए चुनाव लड़ा, फिर जीता, और जब ये सरकार बनी थी, जब मोदी जी नीतीश और नायडू को अपने अगल बगल बिठाकर फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, जब नई नई सरकार बनी थी, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि बहुत जल्द न्यूज़ चैनल वालों को एक बीट अलग से दे देनी चाहिए, नायडू बीट, क्योंकि नायडू साहब इतना दिल्ली आने वाले हैं, और वही हुआ। लगभग हर महीना नायडू साहब दिल्ली आते हैं। अभी कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे, कहने को वो एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे, उसमें अमित शाह मौजूद थे। उसके बाद वो मोदी जी से भी मिले, उसके बाद वो निर्मला सीतारमण से भी मिले। सुनने में आ रहा है कि जो बजट आ रहा है 1 तारीख को, उसमें आंध्र प्रदेश का विशेष ख्याल रखा जाए, इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की थी निर्मला सीतारमण से। वैसे चंद्रबाबू नायडू तो खुद भी जानते हैं कि निर्मला ताई ने उनका बहुत ख्याल रखा था। पिछली बार जब बजट आया था, याद होगा आपको, विपक्ष ने कहा था कि ये बजट देश का नहीं, तो बिहार और आंध्र प्रदेश का है। उस वक्त सरकार नहीं थी, लेकिन अब सरकार को वक्त हो गया है, और इस बदलते वक्त के साथ चंद्रबाबू नायडू इस सरकार में अपना से बढ़ाना चाहते हैं। इससे 2 काम होंगे दोस्तों। जाहिर तौर पर राजनीतिक ताकत तो बढ़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, बल्कि वो हर तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है मोदी पर, वो और गहराई से और मजबूती से खेल सकते हैं। और उस प्रेशर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण हमने हाल के दिनों में देखा है। आप पिछले संसद सत्र में देख लीजिए, वक्फ संशोधन बिल आया, उस वक्त टीडीपी ने समर्थन किया, लेकिन बाद में हल्के से बोल दिया, हिंट दे दी कि आप जेपीसी में भेज दीजिए। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार को ठंडे बस्ते में, जेपीसी में, उन मुद्दों को या तो उन बिलों को या तो भेजना पड़ा, या फिर सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। ये गठबंधन की ताकत होती है, ये गठबंधन के सहयोगियों की ताकत है जो सरकार को मजबूर करती है सब करने की। चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षा बड़ी है। वो चाहते हैं कि न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी वो अपनी इस ताकत को और मजबूती दें और बढ़ाएं। अब दोस्तों, आने वाले वक्त में कितने और राज्यसभा के सांसद तोड़ पाते हैं चंद्रबाबू नायडू, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इस बदलती पॉलिटिक्स में अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल ये आंध्र प्रदेश तक सीमित है, तो नहीं, ये इसके दूरगामी परिणाम है। भले ही आज, और यकीन मानिए जितने करीब से हम इस बात को समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा करीब से इसको बीजेपी समझ रही है और बीजेपी देख रही है। यानी कि वो तोड़फोड़ की राजनीति जो एक्चुअली में पिछले 5-7 सालों में बहुत बहुताया में चली है, अभी ये आगे और लंबी चलेगी, और बीजेपी से सीखकर बाकी दल भी इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।